हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में कोई कंफ्यूजन है तो ये चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स क्लास 11 के मैथमेटिक्स के अंदर किस तरह सॉल्व होंगे। हम एक्सरसाइज वाइज हर क्वेश्चन वाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन वीडियोस का स्कोप यही है कि हम एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आपको सिखाएं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, जो कि हमारी फर्स्ट वीडियो होगी आज। और इससे पहले हमने कंप्लीट चैप्टर यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 9 वीडियोस हमने रिकॉर्ड की, जिसके अंदर हमने कंप्लीट 1.1, 1.2 एंड 1.3 को सॉल्व किया है। आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और अपने कोई भी क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स को कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 2.1 क्या कहती है कि स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो ईच ऑफ द मैट्रिसेस को हमें बताना है कि ये कौन से मैट्रिसेस के टाइप्स हैं। सो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें स्पेसिफाई करना है, बताना है कि कौन से टाइप के मैट्रिसेस हैं। तो पार्ट 1 कुछ यूं है, दैट इज रेडिकल 5 0 0 1 - 1/3 0, उसके बाद है 0 0 2/रेडिकल 5। सो ये हमारा एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में बताना है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो देखिए, मैट्रिसेस के टाइप्स के वीडियोस मैंने बहुत से 3-4 साल पहले भी रिकॉर्ड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब हम इसको सॉल्व तो करेंगे, बताएंगे कौन कौन से टाइप्स के हैं और इनके हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि किस इसका टाइप का क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें तो अगर आप इस मैट्रिक्स की जो ये डायगोनल है, इस मेन डायगोनल, इसको मेन डायगोनल कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की दो डायगोनल्स होती हैं, एक ये डायगोनल होगी और एक ये डायगोनल होगी। इस डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। ठीक है ना। तो ये मेन डायगोनल है हमारी, जो कि हमारी K11 फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू रहती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। याद रख लें कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है। सो ये जो हमारी एलिमेंट्स हैं इस डायगोनल के ऊपर, ठीक है, तो ये तमाम एलिमेंट्स, इधर ही कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, बाकी सारे के सारे ज़ीरो हैं इनके अलावा। इस डायगोनल के ऊपर तमाम एलिमेंट्स जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे के सारे नॉन ज़ीरो, बाकी ज़ीरोज़ हैं। इट मीन्स इस मैट्रिक्स का नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम कहेंगे क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है कि जिसके अंदर मेन लीडिंग डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं, उनके अलावा सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो इस डायगोनल पे सारे नॉन ज़ीरो हैं। अच्छा, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, पर स्क्वायर मैट्रिक्स एक जनरल हो जाएगा। स्पेसिफिकली ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जिसका ऑर्डर सेम हो, जिसकी नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, आई बराबर जे हो। तो आप देखते हैं इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसका ऑर्डर जो है 3/3 है। ठीक है ना। तो ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। नंबर 2 हम देखेंगे वो कौन सा मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स जो कुछ यूं लिखा हुआ है, रेडिकल 3 4 7। तो हमें बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब देखें इस मैट्रिक्स के अंदर क्या खास बात है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 3 है। ठीक है, इसमें भी 3 थी। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 3 से, पर कॉलम इसके अंदर एक ही है। एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल कॉलम एक ही है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। पर ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के साथ साथ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जस्ट एक ही कॉलम है। जहां पे हमारा कॉलम एक हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको कॉलम मैट्रिक्स क्यों कहा हमने? क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है और रोज 3 है। तो याद रख लें, अगर आपका जो, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू एन किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को, तो m आपका रोज होते हैं, n आपके कॉलम्स होते हैं। अगर m/1 हो तो ये हो जाएगा आपका सिंपल वर्ड्स में कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि आपका कॉलम 1 है। और अगर ये 1/n हो, मतलब कि रो एक है कॉलम ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो सेकंड मैट्रिक्स था कॉलम मैट्रिक्स। अब थर्ड मैट्रिक्स पे चलते हैं। थर्ड मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें तो ये है i/2 0 i/3। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स कुछ इस तरह है कि इसके अंदर एक ही रो है। i/2 एक नंबर है, 0 i/3 ये भी एक ही नंबर है, तो एक ही रो है। ऐसे नहीं क्या एक रो 1 आयोटा वाली एक रो 2 वाली, नहीं, i/2 एक कंप्लीट एक नंबर है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो एक रो और 3 कॉलम्स हैं।
एक रो है, कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। और ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जब आपका m और n की तादाद इक्वल ना हो। जब m और n की तादाद इक्वल हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। m और n की तादाद इक्वल नहीं है, मतलब कि रोज और कॉलम की तादाद एक जितनी नहीं हो। इसमें आप देख सकते हैं रोज और कॉलम बराबर थे, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स था, तो इट मीन्स ये स्क्वायर था। अब ये रेक्टेंगुलर जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, पर ये एक स्पेसिफिक टाइप है रो मैट्रिक्स का। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4, 0 आयोटा आयोटा 0। ठीक है, ये अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके नंबर्स आए हैं वो हैं आयोटा वाले, ठीक है ना। और अगर आयोटा वाले मैट्रिक्स आ जाएं आपके पास, और अगर आप देखें इसको, मैं क्या करता हूँ कि ये खास स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इसको तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स तो पहले बोल ही सकते हैं। कौन सा मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके रोज और कॉलम इक्वल हैं, रोज भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। पर ये इसके अलावा भी कोई स्पेसिफिक टाइप का मैट्रिक्स है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। जी हाँ, ये कोई स्पेसिफिक टाइप का मैट्रिक्स बन रहा है। याद रखिएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए गए। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हर्मिशियन, एक होता है स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है ना। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर लें, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि रुको आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से वो कॉन्जुगेट हो जाए, और उसके बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दें तो आपको दोबारा से ए ही मिल जाए, इसको हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हर्मिशियन हो जाता है। बट अगर आपके पास, अगर उसका कॉम्प्लेक्स आप कॉन्जुगेट करें, उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज करें, तो आपको जो रिजल्ट मिले वो -a हो, इसको हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन। इसको कहते हैं हम स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसको, अगर हम इसका कॉन्जुगेट करें तो क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स के अगर आप कॉन्जुगेट करेंगे तो देखो, ये जो भी इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं उनकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये अगर ए था तो ये बन गया ए कॉन्जुगेट, समझ आई बात, ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, क्योंकि जो इसके इमेजिनरी पार्ट्स है वो सबके सब साइन चेंज हो गई इनकी। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज करते वक्त जो रोज होती हैं वो कॉलम में तब्दील हो जाती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो रो में तब्दील हो जाते हैं। देखो 0 माइनस आयोटा, ये जो रो है इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिखता हूँ, 0 माइनस आयोटा, और इस रो को मैं लिख लेता हूँ माइनस आयोटा 0। सही ना, आप देखें, इसको मैंने ऐसे लिखा और इसको मैंने फिर ऐसे लिखा था, तो ये आपकी जो रोज थी वो कॉलम में तब्दील हो गई। यहाँ फिर आपका जो ये कॉलम था ये रो में तब्दील हो गया, ये जो कॉलम था ये भी रो में तब्दील हो गया। अब देखिए ये दोबारा क्या रिजल्ट आई, अगर इसमें से मैं सारे एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लूँ तो सबकी साइन चेंज आएगी, तो 0 की तो कोई साइन होती नहीं है, तो आयोटा माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। सारे एलिमेंट्स में से माइनस हमने कॉमन ले ली, जब माइनस कॉमन ले ली तो ये दोबारा से वही मैट्रिक्स बन चुका है जो कि क्या था, -a, ठीक है ना। ये वही मैट्रिक्स है, इस माइनस को छोड़ दिया तो ये मैट्रिक्स वही जो हमें मिला हुआ था, तो इसको हम कह सकते हैं माइनस और ये सेम मैट्रिक्स ए। तो इट मीन्स जब हमने ए कॉन्जुगेट किया, उसके ऊपर ट्रांसपोज किया, तो हमें रिजल्ट क्या मिली, वो हमें मिली -a। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ आई बात, इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। याद रखिए, जब भी आपके पास आयोटा इमेजिनरी आयोटा नंबर आ जाए कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे नहीं था तो हमें स्क्यू हर्मिशियन सोचने की जरूरत नहीं थी, पर जब भी आयोटा आ जाए तो आप अपने दिमाग में एक पॉसिबिलिटी जरूर रखिएगा कि क्या ये हर्मिशियन मैट्रिक्स या स्क्यू हर्मिशियन हो सकता है कि नहीं, ये जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। तो उस केस में ये रिजल्ट आपका हमेशा स्क्यू हर्मिशियन पे ही, हर्मिशियन पे ही टिक करना पड़ेगा आपको। समझ आ रही बात। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये हमारा 4 नंबर जो था वो स्क्यू हर्मिशियन है। नंबर 5 में चलते हैं। नंबर 5 एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, उसके अलावा एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, उसके अलावा एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, उसके साथ साथ एक और टाइप भी है इसका। तो ये हम तमाम चीज़ें समझेंगे इसके अंदर। सो नंबर 5 इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1।
सो ये हमारा एक मैट्रिक्स हमें मिल चुका है। इस मैट्रिक्स को हमें ये बताना है कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। सबसे पहले देखें, इसके अंदर 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स m बराबर n है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। समझ आएगी बात, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, क्या इसकी मैन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब नॉन जीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं? जी हाँ, ऐसे ही है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। उसके बाद, क्या ये एलिमेंट सारे के सारे सेम हैं? जब यहाँ पे एलिमेंट सेम हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो ये भी टाइप है। अब स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक टाइप है कि अगर यहाँ पे एलिमेंट सेम तो हो, पर खास केस ये कि अगर सारे एलिमेंट्स 1 हो बाकी सब 0 हो, डायगोनल पे 1 बाकी सब 0, इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। उसके अलावा हम इसका दूसरा नाम भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम लिख सकते हैं I 4/4, मतलब 4/4 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या 4/4 का एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप है, तो हमें मोस्ट स्पेसिफिक रिजल्ट जो होगी वो बतानी होती है इसके अंदर, ठीक है। सो आगे चलते हैं, वो है नंबर 6, 2 0 0 -2। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं ये नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, सिंपल वर्ड से, ठीक है। नंबर 7, रेडिकल 7 0 0 0 रेडिकल 7 0 0 0 रेडिकल 7। सो आप अगर देखें यहाँ पे जो आपकी मेन डायगोनल है, इस पे जो एलिमेंट्स हैं सब के सब सेम है, बाकी सब जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और उसके साथ साथ ये एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेम हो और उनके अलावा तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8, जीरो आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा 0 -4 आयोटा -2 आयोटा 4 आयोटा 0। सो मैंने आपको क्या कहा था, ये एक स्केलर आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज 3 कॉलम है, 3 रोज 3 कॉलम्स। पर आप देखें यहाँ पे एक आयोटा नंबर आ चुका है। अब आयोटा जब भी आ जाए तो मैंने आपको क्या कहा था, आपने हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, क्या स्क्यू हर्मिशियन या हर्मिशियन तो नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको लेट सपोज ए मान लें, तो अगर ए का अगर आप कॉन्जुगेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेट सपोज ए का अगर आप कॉन्जुगेट करें, तो कॉन्जुगेट करते वक्त क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का आयोटा प्लस आयोटा हो गया 0, ये प्लस का 4 आयोटा हो गया, ये माइनस का आयोटा 2 आयोटा हो गया, ये माइनस का 4 आयोटा हो गया, और ये 0 आ गया। सही है, सारे इमेजिनरी पार्ट्स की साइन हमने चेंज कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका करेंगे ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो चेक करेंगे कि इसके साथ क्या होता है। जब ट्रांसपोज होगा तो ये रोज कॉलम बन जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो हमने बना दी, फर्स्ट कॉलम, ये जो फर्स्ट सेकंड रो थी हमने सेकंड कॉलम बना दिया +4 आयोटा, और ये थर्ड रो हमने थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है। अब आप चेक करें कि ये कौन सी रिजल्ट है, क्या ये मैट्रिक्स और पहला मैट्रिक्स सेम है। देखें, 0 आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा 0 -4 आयोटा, सही है, -2 आयोटा 4 आयोटा 0 आयोटा, बिल्कुल सेम आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब ए कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज किया तो दोबारा ए आ गया, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ आ गई बात। तो ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो नंबर 9 कुछ इस तरह है कि 2 माइनस आयोटा 5 आयोटा, उसके बाद है आयोटा 3 7 आयोटा -5 आयोटा -7 आयोटा, और उसके बाद है 4, ठीक है।
तो ये जो मैट्रिक्स है हमें इसको चेक करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, पर क्या आयोटा आ चुका है? हाँ, तो ये हम हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की कंडीशन भी चेक करनी होगी लाजमी। तो अगर हम इसको लेट सपोज ए मान लें इस मैट्रिक्स को, तो इसका हम पहले कॉन्जुगेट करते हैं। तो जब कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो 2 की साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि 2 एक रियल नंबर है, साइन हमेशा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की चेंज होगी। तो आयोटा हो जाएगा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा, ये हो गया माइनस का आयोटा, 3 सेम ही रहेगा, -7 आयोटा, फिर प्लस का 5 आयोटा, प्लस का 7 आयोटा और ये 4। तो ये हमारा हो गया कंजुगेट। अब इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो रो है कॉलम बन जाएगा 2 आयोटा -5 आयोटा। ये जो कॉलम है, ये रो है, दोबारा सेकंड कॉलम बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। सो ये जो रो थी ये थर्ड कॉलम बन गया। अब चेक करें इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या कुछ फ़र्क है या सेम रिजल्ट आई है। तो देखो 2 माइनस आयोटा 5 आयोटा बिल्कुल सही, आयोटा 3 7 आयोटा बिल्कुल सही, -5 आयोटा -7 आयोटा 4 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आया है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हमने ए पे कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज किया तो हमें दोबारा ए ही मिल गया। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सो आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने मैट्रिक्स के टाइप्स देखे, कौन कौन से डायगोनल, स्क्वायर, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाए हुए हैं, पर हमारा इस वीडियो के अंदर मकसद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे मैं आपको हर सवाल के साथ साथ समझाता जाऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, आइडम पोटेंट, निल पोटेंट, उसके अलावा आपके पास इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ये उसके अलजेब्रिक ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। जब उनके क्वेश्चंस आएंगे तब हम आपको समझाऊंगा कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है। हर क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अगर आप बुक खोल के देखें तो उसमें क्या है, ये क्वेश्चन आपको वर्डिंग में क्वेश्चन मिला है, उसके अंदर आपको बताना है a newspaper agent of a town records the number of the papers sold on each day of the week, each day of 1 week as follows। तो हर एक हफ्ते के तमाम दिन जो होते हैं, तमाम अयाम के अंदर उसने जो भी न्यूज़पेपर भेजे हैं डॉन और जंग, उनकी जो तरतीब कुछ यूँ है कि मंडे को डॉन बिकी 80 और डेली जंग बिकी 100। ये जो मैं क्वेश्चन है कोशिश करके आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो हमें इसको मैट्रिक इसकी फॉर्म में देगा बनाना है। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है डेटा की, जस्ट एक अरेंजमेंट है। द अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपने इसको दो तरीकों से मैट्रिक्स से बन सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप देखें तो आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि आप अपने मैट्रिक्स के यहाँ पे आप लिखेंगे कौन सा पेपर है, ये हो गया डॉन और ये हो गया जंग। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, ये हो गया। अब आप इनके मैट्रिक्स की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करें तो जो डेटा है, तो देखिए मंडे को जो आपके डॉन बिके हैं वो है 80 और डेली जंग बिके हैं वो है 100। उसके अलावा ये हो गया 90 और ये 110। समझ आ रही बात। इसी तरह ये हो गया 100, ये हो गया 90, ये हो गया 50, फिर सॉरी थर्सडे को ये है 95, ये भी 95, तो फिर अगले दिन फ्राइडे को आ रहा है ये 85, 105, 75, 85, ये हो गए 70 और लास्ट में संडे को हो गए 80। तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी जिसके अंदर हमें आखिर में से सवाल पूछा है कि इसका ऑर्डर भी बताना है। तो राइट द इंफॉर्मेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, राइट इन द ऑर्डर, उसका ऑर्डर भी बताना है। तो देखिए इसके अंदर रोज कितनी हैं, तो देखिए मैट्रिक्स आपका ये रेक्टेंगुलर जो आपकी ये जो स्पेशल ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनके अंदर ही होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी, हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं, तो रोज भी 2 हो गई। तो ये हमारा 2 बाय कॉलम कितने हो गए
इस तरह करते 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 7 दिन है तो 7 मिलेगा, 2/7। इस तरह ये मैट्रिक्स आपका बना, इसका ऑर्डर ही होगा। इसी मैट्रिक्स को आप एक अलग तरीके से भी लिख सकते हो, वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि आप अपने डॉन यहाँ लिखा, आपने जंग यहाँ लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद संडे। ठीक है, तो वही डेटा आपने क्या करना है, जो ये डेटा आपने लिखा था मंडे का डॉन का, वो इसमें लिखेंगे। तो मंडे को 80 डॉन बिके थे, ट्यूसडे को 90 बिके थे, वेनसडे को 100 बिके थे, फिर थर्सडे को 95, फिर 85, 75 और 70। इसी तरह जंग के क्या डेटा था, 100, 110, 90, 95, 105, उसके बाद 85, 80। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें रोज़ कितनी है, 7 रोज़ हैं, तो 7 बाय कॉलम 2 है, 7/2 का ऑर्डर बन गया इसका। समझ आई बात। तो इसी एक क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से भी बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स आपने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो पार्ट 1, इट इज a -4 आयोटा, इसके बाद 88 आयोटा, 6 आयोटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इक्वल्स टू 7 आयोटा BCD। तो ये आपका मैट्रिक्स है। अब याद रखें, यहाँ पे मैट्रिक्स की इक्वालिटी की प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी पड़ेगी कि तो कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। देखो ये इक्वल साइन आ गई, ये तो बता रहे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है, पर इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशंस के ऊपर तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग पोजीशंस क्या होती हैं, जैसे इसका ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, इसको हम कहते हैं A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस पोजीशन को हम कहते हैं A12, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। ये हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, ये हो गया फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में, तो ये 1 4 हो गया। समझ आई बात। तो इनकी तमाम पोजीशंस, इसका A11 इसके A11 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि भाई A इक्वल होगा 7 के, B इक्वल होगा -4 आयोटा के, C इक्वल होगा 8 आयोटा के, और जो D होगा वो होगा 6 आयोटा के। तो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस का इक्वल होना लाजमी होता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इक्वल होने को। तो अगर इक्वल हैं, बताया है कि इक्वल है, तो पोजीशंस के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज भी सेम होगी। तो A 7 आयोटा है, B -4 आयोटा है, C 8 आयोटा है, D आपका 6 आयोटा है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस तरह वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा देते हैं। ये है 2 -3 5 A90 BC -1 equals BEG -2F0 -4 7 -1। सो ये दो हमारे एक मैट्रिक्स है जो कि आपस में इक्वल है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशंस को इक्वल होना लाजमी है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई D की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। उसके बाद E की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। G की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 5। A की वैल्यू, ये कौन सा नंबर A है मेरे ख्याल में, हाँ A जो है वो -2 है। 9 इक्वल्स टू F, तो F क्या हो गया 9। 0 इक्वल्स टू 0, तो ये 0 ही रहा। B इक्वल्स टू -4, तो B की वैल्यू हो गई -4। C की वैल्यू हो गई +7। C की वैल्यू हो गई 7। तो ये हमारा मैट्रिक्स सॉल्व हो चुका है कि वैल्यूज हमारी अननोन्स की आ चुकी हैं।
तो अगला लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा है इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन भी करनी है साथ साथ। तो थर्ड क्वेश्चन जो है पार्ट 3, इसके अंदर क्वेश्चन है कि x प्लस वाई 0, उसके बाद है z, उसके बाद है 9, 2x प्लस वाई 6, A13, ये इक्वल है 303x 946 y बाई 2 1 3। तो हमें अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। अननोन्स क्या है, एक्स वाई जेड यहाँ पे। तो वही सिंपल सी बात है, हमें पहली बात देखें, करस्पॉन्डिंग पोजीशंस का इक्वल होना लाजमी है। तो x प्लस वाई फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो x प्लस वाई बराबर है 3 के, सही है। उसके बाद 0 0 को छोड़ दे, z बराबर है 3x के, ठीक है। 9 9 को छोड़ दें, 2x प्लस वाई इक्वल है 4 के, ये भी पता चल रहा है हमें। 6 6 के इक्वल है, और यहाँ पे ये 9 था या a था, a है, a बराबर है y बाई 2 के, a बराबर है y बाई 2 के, सही है। उसके अलावा कोई भी पोजीशंस नहीं है। तो अब हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर z की वैल्यू निकालनी है, हमें 3x की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू निकालनी है तो y चाहिए। तो 2x y, x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, इन दोनों की मदद से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है ना। सो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो फ्रॉम 2 है तो 2x पहले लिखना होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गया, तो वही सॉरी 2x में से x माइनस हुआ तो एक x बचा, y कैंसिल हो गया, 4 में से 3 गया तो ये 1 बच गया। तो x की वैल्यू हो गई 1, एक तो मैं पहले पता चल गई। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर दो आप, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन 1 थी आपकी। तो x की वैल्यू 1 है, y इक्वल्स टू 3, तो 1 उधर जाके डिवाइड हो माइनस होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि y का सोल्यूशन आ गया 2, क्योंकि 1 उधर 3 में से माइनस हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 हो गई। अब ये जो आप देख रहे हैं z इज इक्वल्स टू 3x है, तो z इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू तो हमें पता है कि 1 है, तो z की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें यह भी पता था ऑल्सो a जो है वो y बाई 2 है, तो y की वैल्यू 2 आई है, तो a क्या हो गया 2 बाई 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो हमारे जो अननोन है a, इसकी वैल्यू 1 है, z इसकी वैल्यू 3 है, x इसकी वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से ये तक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो 3 मतलब क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर किए हैं। हम फाइंड द ट्रांसपोज, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, पर ये हम कल से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन 4, 5 और आई होप 6 और 7 तो चलो बाद में करेंगे। तो 4, 5, 6 हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो कमेंट ज़रूर दिया छोड़ा करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन, उसके अलावा कोई सजेशंस हो तो आप हमें इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स लाजमी छोड़ें, ताकि हमें आपकी जो आपकी राय है उससे हम आगाह हो सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।